नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर करा रहा हूँ जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक के इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव उत्तराखंड के करंट अफेयर। और आज इसका ये दूसरा पार्ट दोस्तों होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि आपको उत्तराखंड खनिज सहायक, स्टेनोग्राफर, वैयक्तिक सहायक और अन्य आगामी एग्जाम हेतु उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, ई बुक नोट्स, तो लिंक आपको दिया गया है इस ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक के माध्यम से दोस्तों आपको कंप्लीट उत्तराखंड के करंट अफेयर नोट्स मिल जाएंगे, साथ में 150 प्लस एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें jardhari-classes.in। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। और साथ साथ उत्तराखंड के अलावा अन्य दो राज्यों के साथ त्रिपुरा और कर्नाटक के साथ भी इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्यों के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और जल सुरक्षा को मजबूत किया जा सके उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक के साथ। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल स्रोतों की स्थिरता, कुशल संचालन, रखरखाव और जल गुणवत्ता प्रबंधन में केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा देना। उत्तराखंड ने झरनों और नदियों के पुनरुद्धार के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी SARA सारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, सारा का गठन किया गया है उत्तराखंड में। किसके लिए? झरनों और नदियों के पुनरुद्धार के लिए। उत्तराखंड राज्य द्वारा पिछले वर्ष 6500 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित भी किया गया है और राज्य के लगभग 1000 गांव में तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य भी वर्तमान में जारी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए, जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उत्तराखंड के साथ साथ त्रिपुरा और कर्नाटक के साथ भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मिशन के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ये मिशन भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गिंटी छेड़ा झरने के पास पत्थरों को काटकर बनाई गई एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा यानी सुरंग की खोज की गई। अभी गिंठी छेड़ा झरना कहाँ है? ये है पौड़ी गढ़वाल में। प्रश्न बन सकता है कि गिंठी छेड़ा झरना कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट ब्लॉक क्षेत्र में गिंठी छेड़ा झरने के नीचे दुर्गम इलाके में एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा यानी सुरंग की खोज की गई है। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की टीम ने प्रभारी अधिकारी अनिरुद्ध सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक स्थल का प्रारंभिक निरीक्षण किया है। इस गुफा के भीतर प्रवेश के लिए पत्थरों को काटकर बनाई गई 6 सीढ़ियां मिली हैं जो इसके स्पष्ट रूप से मानव निर्मित होने का प्रमाण देती है। तो ये एक रहस्यमयी गुफा यानी सुरंग जो कि कहाँ खोजी गई है? गिंठी छेड़ा झरने के पास, जो कि कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट ब्लॉक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के प्रत्येक विकास खंड में आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक विकास खंड में किस प्रकार के गांव विकसित किए जाएंगे? उत्तराखंड में आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक एक गांव को आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक विकास खंड में एक गांव को आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इस पहल के लिए आगामी 3 वर्षों की विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है। इन गांवों का चयन वहां की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, भूमि की गुणवत्ता और स्थानीय जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीकों का भी इसमें समन्वय किया जाएगा। नेक्स्ट है,
घर बैठे डाक के माध्यम से मरीजों को नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। घर बैठे डाक के माध्यम से मरीजों को नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड मरीजों को डाक के माध्यम से घर बैठे नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जो कि घर बैठे नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध करा रहा है मरीजों को। इस व्यवस्था की शुरुआत राज्य के सभी 95 विकास खंडों में आयोजित 3 दिवसीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से की गई। इसमें मरीजों का आधार, नाम, पता, बीमारी एवं स्वास्थ्य संबंधी विवरण डिजिटल रूप में दर्ज किए गए और फिर इसी के आधार पर यह अभियान चलाया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट है देहरादून स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के तहत 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की सूची में शामिल होने वाला उत्तराखंड का एकमात्र नगर निगम बना। स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि 10वां संस्करण है स्वच्छता सर्वेक्षण का, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है और इसमें 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें उत्तराखंड का एकमात्र शहर शामिल हुआ है, वो है देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 10वें स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सिटीजन फीडबैक में उत्तराखंड का देहरादून लगभग 15,000 फीडबैक के साथ प्रदेश में शीर्ष पर है। काशीपुर दूसरे और रुद्रपुर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ये भी स्टेट का अगर हम देखें तो स्टेट में यानी राज्य में देहरादून शीर्ष पर है, दूसरे पे काशीपुर और तीसरे पे रुद्रपुर है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देहरादून राज्य का एकमात्र नगर निगम है, जबकि काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में आते हैं। जो काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी है यानी राज्य में जिन्होंने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो ये 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में आते हैं, जबकि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर में आता है देहरादून। तो देहरादून एकमात्र नगर निगम है इस सूची में, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के तहत 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है वसुधारा झील में आपदा प्रबंधन के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित। आपदा प्रबंधन यानी आपदा सचेत हेतु आपदा प्रबंधन प्रणाली उत्तराखंड में चलाई जा रही है और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए वसुधारा झील राज्य की पहली हिमनद झील बनेगी, जहां पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना को वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा, ताकि आपदा के बारे में पहले से ही सूचना मिल सके, पहले से ही संकेत प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रियल इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 85वां स्थान प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय बना उत्तरांचल विश्वविद्यालय, जो कि शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में जिसने अपना स्थान बनाया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रियल इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में एकमात्र विश्वविद्यालय कौन शामिल हुआ है? उत्तराखंड का उत्तरांचल विश्वविद्यालय, जिसने 85वां स्थान प्राप्त किया है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रियल इम्पैक्ट रैंकिंग WRI 2026 में वैश्विक स्तर पर 85वां और भारत में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त किया है उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड में जारी की गई और यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसके अलावा उत्तराखंड का कोई भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने वैश्विक अनिश्चितता के लिए भविष्योन्मुखी प्रतिक्रियाएं, लागत प्रभावी प्रबंधन और प्रतिनिधि अनुसंधान परियोजना जैसी 3 श्रेणियों में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस विश्वविद्यालय ने कौन सी 3 श्रेणियों में? वैश्विक अनिश्चितता के लिए भविष्योन्मुखी प्रतिक्रियाएं, लागत प्रभावी प्रबंधन और प्रतिनिधि अनुसंधान परियोजना। नेक्स्ट है देहरादून को हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना के तहत 12 चयनित शहरों में शामिल किया गया है। तो भारत सरकार ने देश के 12 शहरों को चयनित किया है हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना के तहत, और इसमें उत्तराखंड का देहरादून भी शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखो परियोजना क्या है, परियोजना का नाम है हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना।
उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? शहर को बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना। नगर निगम देहरादून और एनआईयूए यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बीच एमओयू प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। और इस योजना के तहत प्रमुख पार्कों, सड़क किनारे क्षेत्रों और सार्वजनिक परिसरों में हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकेगा, बढ़ावा मिलेगा, ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं जिससे शहरों में गर्मी बढ़ रही है, तो इन शहरों में जो इस परियोजना में चुने गए हैं इनमें गर्मी कम हो सके, गर्मी को कम किया जा सके, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो कम किया जा सके। क्या है हीट रेजिलिएंट सिटी यानी गर्मी सहिष्णु शहर? इसका अर्थ है ऐसा शहर जो भीषण गर्मी और लू के प्रभावों को कम करने, सहन करने और तेजी से उभरने में सक्षम हो। तो देश भर में 12 शहरों को चयनित किया गया है और उसमें उत्तराखंड का एकमात्र शहर है देहरादून, जिसको हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी परियोजना के तहत चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक वर्दीधारी एग्जाम और स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जरदारी क्लासेस के द्वारा आपके लिए एक बैच शुरू किया गया है, यूकेट ऋषि फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आपको उत्तराखंड एवं हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स के माध्यम से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल्स कोर्स है दोस्तों ये, और कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा उत्तराखंड और हिंदी का। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो प्रत्येक दिन आपको 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगी, 2 उत्तराखंड की और 1 हिंदी की। साथ ही साथ डिटेल्स पीडीएफ नोट्स टॉपिक वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक कराया जाएगा उसके बाद उसके पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, जिनसे आप रिविजन भी कर सकते हैं। उसी समय आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, जिनको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों से कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और प्रत्येक वीक आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराया जाएगा, यानी इस कोर्स में आपको लगभग 10 प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराए जाएंगे। और जो भी आपको एमसीक्यू या आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे वो बायलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इससे आपको पता चल सकेगा पेपरों से कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जरधारी क्लासेस ऐप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल प्ले स्टोर में जाके जरधारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करें और इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं जरधारी क्लासेस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट, बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए भराड़ीसैंण में विशेष रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। बद्री गाय ये उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध गाय है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भराड़ीसैंण चमोली में विशेष रिसर्च सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह केंद्र बद्री गाय के संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और पशुपालन विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, देश में पहली बार दुर्लभ जेली फंगस, इसका वैज्ञानिक नाम है ड्यूपिनोसिस अल्पाइना, तो इसकी खोज की गई है देश में पहली बार। कहाँ इसकी खोज की गई है? तो इसको पाया गया है नैनीताल के पास पंगोट क्षेत्र में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने देश में पहली बार दुर्लभ जेली फंगस की खोज की है। इसे सामान्यतः अल्पाइन जेलिकॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह फंगस नैनीताल के पास पंगोट क्षेत्र में सड़ती हुई लकड़ी पर उगता हुआ पाया गया। शोधकर्ताओं ने इसके संभावित प्रसार में प्रवासी पक्षियों की भूमिका की परिकल्पना भी प्रस्तुत की है। यानी शोधकर्ताओं ने माना है क्योंकि देश में ये पाया नहीं जाता और इसके पाए जाने की वजह यह है प्रवासी पक्षी के माध्यम से यहाँ पे डेवलप हुआ होगा, ये शोधकर्ताओं का मानना है। देहरादून में एलिवेटेड EBRTS प्रोजेक्ट परियोजना शुरू। क्या है दोस्तों ये एलिवेटेड EBRTS? इसको पहले इसका संपूर्ण रूप आप देख सकते हैं। EBRTS का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये दोस्तों इस प्रकार से सिस्टम ये देहरादून में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एलिवेटेड EBRTS परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और EBRTS का पूर्ण रूप में आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये इस प्रकार का सिस्टम होगा जिसमें जो बसें होगी वो, क्योंकि देहरादून में
जो शहर में काफी भीड़ होती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो इससे बचने के लिए बसें इस प्रकार से सड़कों के ऊपर इस प्रकार से ये सिस्टम बनाया जाएगा और इलेक्ट्रिक बस इसमें इस प्रकार से चलेंगी। तो इसको देहरादून में शुरू करने का, इस परियोजना को देहरादून में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। एलिवेटेड EBRTS सिस्टम धरातल पर उतरने के बाद यह देश का पहला ऐसा मॉडल होगा जहां सड़क के ऊपर पिलर आधारित एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर विशेष ई बसों का संचालन किया जाएगा। पिलर बनाए जाएंगे और फिर ई बसें इस प्रकार से उस पिलर पर चलेंगी। भविष्य में इस एलिवेटेड कॉरिडोर को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में भी जोड़ने की योजना है। ये जो प्रणाली दोस्तों वैश्विक स्तर पर चीन के सियामेन शहर के मॉडल का अनुसरण करती है। चीन के सियामेन शहर में इस परियोजना को शुरू किया गया था और जहां से 2008 में सफलतापूर्वक इसको शुरू किया गया था चीन के सियामेन शहर में। देहरादून और सियामेन में भौगोलिक समानताएं लगभग एक जैसी हैं। सड़क चौड़ीकरण की कम गुंजाइश है और बढ़ता ट्रैफिक दबाव जैसे कारण इस मॉडल को देहरादून के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं, क्योंकि देहरादून में लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस योजनाओं को शुरू करने का विचार किया जा रहा है देहरादून में। एलिवेटेड EBRTS प्रोजेक्ट। देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन। दोस्तों देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून और सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बीच 42 सीटर नई विमान सेवा का शुभारंभ किया। देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच ये विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया। इस हवाई सेवा का संचालन एयरलाइंस एयर द्वारा किया जा रहा है, जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को आपस में जोड़ती है। इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है एयरलाइंस एयर द्वारा। ये उड़ान सेवा केंद्र सरकार की बहुचर्चित उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत शुरू की गई। किस योजना के तहत शुरू की गई है? उड़ान योजना के तहत देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच विमान हवाई सेवा शुरू की गई है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और संचालन किया जा रहा है एयरलाइंस एयर द्वारा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है और इसी प्रकार प्रश्न बनता है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच जो विमान हवाई सेवा शुरू की गई है वो किस योजना के तहत शुरू की गई है? तो उड़ान योजना के तहत। और किसके द्वारा संचालित की जा रही है? एयरलाइंस एयर द्वारा। अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व तो हमारा वादा अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा। निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए। और ये किस अभियान के तहत शुरू की गई है? सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा अभियान के तहत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। इस पहल को अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा अभियान के तहत शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा किस अभियान के तहत शुरू की गई है? अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा, इस अभियान के तहत। यह महत्वपूर्ण सेवा राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और नागरिक उड्डयन के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है। राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और नागरिक उड्डयन के संयुक्त सहयोग से ये संचालित की जा रही है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उन भौगोलिक क्षेत्रों में समय पर सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना जहां सड़क संपर्क की कमी के कारण आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। ये इस मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू की गई है रुद्रप्रयाग जनपद में निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा। राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत पहल का उद्घाटन। दोस्तों उत्तराखंड में रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है और इस पहल के बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत का उद्घाटन किया। जैसे इसके नाम से लग रहा है अदालत, यानी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाना, आपके द्वार न्याय, इस अवधारणा के तहत इस पहल को शुरू किया गया है। तो किस अवधारणा के तहत रेवेन्यू लोक अदालत पहल का उद्घाटन किया गया है? आपके द्वार न्याय अवधारणा के तहत। और राज्य के सभी 13 जिलों के लगभग 210 स्थानों पर एक साथ आयोजित की गई। इस रेवेन्यू लोक अदालत के माध्यम से लगभग 6,933 लंबित मामलों का जल्द निपटारा होने की उम्मीद है। साथ दोस्तों राज्य सरकार द्वारा इन अदालतों का जो संचालन किया गया है वो 4 सिद्धांतों पर शुरू किया गया। कौन कौन से हैं? सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, यानी
सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन, डिस्पोजल एंड सर्टिफिकेशन। ये जो चार दोस्तों आधार है इस पहल के, चार सिद्धांतों पर आधारित है ये पहल। तो अदालतों का संचालन इन चार सिद्धांतों पर किया जा रहा है: सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि। राजस्व अदालतों की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RCCMS पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कौन सा पोर्टल उपयोग किया जा रहा है? RCCMS, रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो राज्य स्तरीय रेवेन्यू लोक अदालत पहल का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। बनबसा चंपावत में व्यापार और आवागमन को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण, एक अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का दोस्तों निर्माण किया जा रहा है बनबसा में, जो कि चंपावत में स्थित है। और जो चंपावत की सीमा, आपको पता है कि चंपावत की सीमा भारत और नेपाल की सीमा है। यानी चंपावत कौन से देश का सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। तो भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के बनबसा गुदमी क्षेत्र चंपावत क्षेत्र में एक अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी LPAI और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। ये लैंड पोर्ट बनाया जा रहा है बनबसा में, वो किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार और LPI यानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके संयुक्त सहयोग से ये लैंड पोर्ट बनाया जा रहा है। इस लैंड पोर्ट के बनाने से दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी आएगी और सीमावर्ती किसानों व व्यापारियों को नए बाजार सुलभ होंगे। तो कहाँ बनाया जा रहा है ये अत्याधुनिक लैंड पोर्ट? ये बनबसा चंपावत में बनाया जा रहा है। बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण में विशेष केंद्र स्थापित। बद्री गाय दोस्तों ये उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध गाय है और समय समय पर इसके संवर्धन हेतु उत्तराखंड सरकार कुछ न कुछ योजनाएं लाती रहती है। तो इस बार बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण में एक विशेष केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश की ग्रीष्मकालीन विधानसभा स्थित भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण में बद्री गाय के संरक्षण के लिए एक विशेष केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और स्थानीय पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन के अत्याधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देना है। तो बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए दोस्तों विशेष केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भराड़ीसैंण गैरसैंण में। देश में पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण ये देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे यानी राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, तो इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में की गई। और ये एक अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया सर्वेक्षण है। तो इसकी शुरुआती उत्तराखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शुरुआत इसकी 1 अप्रैल से उत्तराखंड राज्य से की गई। इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण का संचालन नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है, इसका संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है और ये सर्वे मार्च 2027 तक जारी रहेगा। तो अप्रैल 2026 में इसकी शुरुआत हुई है, मार्च 2027 तक ये जारी रहेगा। सर्वे का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। वेतन, कृषि, व्यवसाय और मजदूरी जैसे अलग अलग स्रोतों से प्रत्येक परिवार की आय का डाटा एकत्रित करना, ताकि देश की वास्तविक आय का सटीक आकलन किया जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की टीमें घर घर जाकर ये विस्तृत डाटाबेस तैयार करेगी। तो दोस्तों राष्ट्रीय घरेलू आय का सर्वेक्षण किया जा रहा है देश में और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की गई। संतोषी सोलंकी 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित। दोस्तों संतोषी सोलंकी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की संतोषी सोलंकी जिनका संबंध देहरादून से है, इनको 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कौन है संतोषी सोलंकी और क्यों इनको आमंत्रित किया गया था, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। देहरादून की है संतोषी सोलंकी। 26 जनवरी 2026 यानी तो 77वां गणतंत्र दिवस था। इस दिन नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में इनको आमंत्रित किया गया था, यानी संतोषी सोलंकी को। भारत सरकार ने उन्हें लखपति दीदी के रूप में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। लखपति दीदी योजना है, तो लखपति दीदी के रूप में इनको विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। संतोषी सोलंकी ग्राम पंचायत शंकरपुर देहरादून से हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
एकता स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने उद्यम की शुरुआत की थी। अपने स्वरोजगार की शुरुआत की थी इन्होंने, अपने उद्यम की शुरुआत की थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, NRLM के तहत। उन्होंने सेलाकुई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और वर्तमान में जो उनकी इकाई का दोस्तों वार्षिक टर्नओवर है वो है लगभग 60 लाख रुपए। 26 जनवरी की परेड के लिए पूरे उत्तराखंड से चयनित महिला के रूप में देहरादून जिले की संतोषी सोलंकी का चयन हुआ। तो लखपति दीदी के रूप में इनका चयन किया गया और इनको आमंत्रित किया गया था कर्तव्य पथ पर 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में। तो इनको आमंत्रित किया गया था संतोषी सोलंकी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। चमोली जिले में स्थित लॉर्ड कर्जन रोड का नाम अब नंदा सुनंदा परिपथ। दोस्तों चमोली जनपद में जो लॉर्ड कर्जन रोड था उसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, नंदा सुनंदा परिपथ रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड का अब नंदा सुनंदा परिपथ के नाम से जाना जाएगा। इस 200 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण 1899 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर किया गया था। तो इसलिए इसका नाम था लॉर्ड कर्जन रोड, लेकिन अब इसका नाम क्या होगा, नंदा सुनंदा परिपथ। यह ऐतिहासिक ट्रैक गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को आपस में जोड़ता है और थराली ब्लॉक के ग्वालदम से शुरू होकर जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन तक फैला है। लगभग 200 किलोमीटर का दोस्तों ये लंबा मार्ग है और ये मार्ग नंदा देवी राजात यात्रा का पारंपरिक रास्ता भी माना जाता है और इसलिए अब इसका नाम क्या है, नंदा सुनंदा परिपथ। तो चमोली जनपद के लॉर्ड कर्जन रोड का नाम अब नंदा सुनंदा परिपथ होगा। कोटद्वार में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन। लैंसडौन वन प्रभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से उत्तराखंड के कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्षेत्र में पक्षी दर्शन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों को जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, ये इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 तो क्या है उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026। उत्तराखंड सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा हब बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक 100 किलोटन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 दोस्तों, इसके तहत 2030 तक 100 किलोटन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत हरित हाइड्रोजन संयंत्रों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे उन्हें MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज नीति 2023 और मेगा औद्योगिक नीति 2021 के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। यदि कोई परियोजना 31 दिसंबर 2030 तक शुरू होती है तो उसे वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से अगले 10 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन मिलेंगे। यानी 31 दिसंबर 2030 ये कट डेट रखी गई है, कट ऑफ डेट रखी गई है। यानी यहाँ तक अगर कोई परियोजना शुरू होती है हाइड्रोजन संयंत्रों से संबंधित तो वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से अगले 10 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन उसको दिया जाएगा, ताकि क्षेत्र में बढ़ावा, उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा सके हाइड्रोजन संयंत्रों के उद्योगों को। और परियोजनाओं का आवंटन सरकारी कंपनियों को नामांकन के आधार पर और निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से यानी बिडिंग के माध्यम से, बिड लगाई जाएगी उसके माध्यम से परियोजनाओं को आवंटन किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 है दोस्तों उत्तराखंड की। केंद्र सरकार की SPOCS योजनाओं के तहत देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण देहरादून में। दोस्तों केंद्र सरकार की जो SPOCS योजना है इसके तहत 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है और वो 5वीं साइंस सिटी कौन है देश की, वो है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून झाझरा में स्थित विज्ञान धाम कहाँ है, देहरादून के झाझरा में। तो यहाँ पे रीजनल साइंस सेंटर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह भारत की 5वीं साइंस सिटी होगी जिसका निर्माण संस्कृति मंत्रालय योजना के तहत संस्कृत मंत्रालय की दोस्तों जो SPOCS योजना है यानी स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस योजना के तहत हो रहा है ये साइंस सिटी का निर्माण। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 173 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 88.20 करोड़ और राज्य सरकार 84.80 करोड़ रुपए का योगदान देगी। यानी केंद्र और राज्य की यह संयुक्त परियोजना है दोस्तों।
योजना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी एनसीएसएम को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। और साइंस सिटी में स्पेस थिएटर, डिजिटल पैनोरामा, रोबोटिक्स गैलरी, क्लाइमेट चेंज और मिनिएचर उत्तराखंड जैसे आकर्षण होंगे। तो ये 5वीं साइंस सिटी होगी दोस्तों देहरादून। और अन्य जो 4 साइंस सिटी है वो है साइंस सिटी कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है, पुष्पा गुजरात साइंस सिटी जो कि कपूरथला पंजाब में है, गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में है, और साइंस सिटी गुवाहाटी ये असम में है। और जो 5वीं बन रही है ये बन रही है देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में। तो संस्कृत मंत्रालय की जो स्कीम है दोस्तों SPOCS यानी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, इस योजना के तहत देश की 5वीं साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है देहरादून को। तो देहरादून में बनेगी 5वीं साइंस सिटी।